अब जरा बता दीजिए कि होलिका दहन की तारीख क्या रहेगी और होलिका दहन की अवधि क्या रहेगी। इस रंगों की होली के लेके भी कुछ शुभ तिथि या कुछ कार्य रहता है तो ध्यान रखना चाहिए। आप बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है इससे उत्तम प्रश्न कुछ होगा ही नहीं, और पिछले जो हमने इतनी चर्चाएं की उसको प्रामाणिकता भी ये दे देगा। जो लोग 2 तारीख को कह रहे हैं पूर्णिमा प्रदोष काल, पूर्णिमा का प्रदोष काल मान्य कैसे होगा भैया, जब 2 तारीख को पूर्णिमा तिथि ही नहीं, तो ओलावृष्टि हो रही हो, अग्निवृष्टि हो रही हो। सृष्टि का नियम कहता है, शास्त्र का नियम कहता है कि प्रतिपदा में ही रंगोत्सव यानी धुलेंडी होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन दूर कीजिए। महाशिवरात्रि आती है तो पता चलता है कि भाई इस तारीख को मनाएं या इस तारीख को जल अर्पण होगा। दिवाली आती है तो कहते हैं कि भाई छोटी दिवाली इस तारीख की है कि बड़ी दिवाली। होली में भी इस बार कुछ ऐसे, ये कंफ्यूजन क्यों हो रही है हमारे त्योहारों में बार बार? रविंद्र जी, सभी दर्शकों को वंदन करते हुए इस वक्तव्य का शुरुआत मैं इस प्रकार से भी करना चाहता हूं कि कई बार जो चीज़ें हमारी शक्ति के लिए बनाई जाती हैं या हमारे सकारात्मकता के लिए बनाई जाती है, उसका ही दुरुपयोग जो है भ्रम में आकर के होता है, और सोशल मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा योगदान निभाता है। जैसे हम कहते हैं कि सोशल मीडिया ने जागृति फैलाई है या हमें ताकत दे दी है, जितना हमें सोशल मीडिया ने ताकत नहीं दिया, उससे ज़्यादा झूठे लोगों के झूठी रील्स, राहु और केतु के प्रभाव में आकर के हम तरह तरह के जो है ज्योतिषीय उपायों का अंत कर रहे हैं, हम आडंबर में आ रहे हैं, तरह तरह के भ्रम में आकर के हम अपनी तिथियों, हम शास्त्र तो चिल्लाते हैं, लेकिन शास्त्र का मूल क्या है? शास्त्र का मूल अगर हम जान लेते तो शायद हाथ में पंचांग लेते हुए भी उस शास्त्र के एक अंग के रूप में, और हम उस पंचांग के भी अपमान नहीं करते। आज जब हम चिल्लाते हैं, जब हम किसी त्योहार पर, व्रत पर जो है टिप्पणी करते हैं, तो हम भूल जाते हैं उस त्योहार की गणना कैसे होनी है। तिथियां जो हैं विशेष प्रकार से 5 प्रकार की गिनी जाती हैं, जिसमें नंदा, विजया इत्यादि गिनी जाती हैं। 5 प्रकार की इस तरीके से हैं, पूर्णा इस प्रकार से हैं। लेकिन जो तिथि शब्द कहा गया है सनातन में, अब इसको फिर होली पर भी आया जाएगा, लेकिन तिथि का मैं बता दूं गणना। और रविंद्र जी, आप जानते हैं कि मेरा स्वभाव है कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, रटा हुआ नहीं बोलता हूं, मैं अध्ययन करता हूं। शास्त्रीय प्रमाण है, ज्योतिषीय प्रमाण है, और साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। अब तिथि की गणना कैसे करते हैं? रविंद्र जी, आप भी बड़े हुए, इतनी मतलब उम्र बीता है, बचपन बीता है, और मुझे जहां तक पता है पूर्वांचल से, पूर्वांचल में तो पांडित्य प्रथा और ज्यादा प्रचलित है। आप बताइए, तिथि अपने यहाँ कहते किसको हैं? उदया के हिसाब से तिथि गणना होती है। सूर्य उदय और जो सूर्यास्त होता है, उस पूरे एक चक्र को एक तिथि माना जाता है, जितना मैं सही समझता हूं। अद्भुत अद्भुत। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा शास्त्रीय ज्ञान तो आप ही के पास है। क्योंकि अपने शास्त्र से जुड़े रहना और शास्त्र के मूल को जानना, यह बहुत बड़ी चीज है। और आपने सत्यार्थ कहा। उदया तिथि कहते हैं जब सूर्योदय लग्न में जो तिथि मिलती है हमें, और कम से कम 2.5 घंटे, यानी कि लगभग अगर वह 1.5 घंटा 2 घंटा हमें तिथि मिल जा रही है, तो जो है वही तिथि अगले दिन सूर्योदय से पहले तक मान्य रहेगी। ठीक है। तो पहला चीज तो भ्रम निकाल दीजिए। अब आ जाएं यहीं पर, अब होली पर आ जाए, क्योंकि प्रामाणिकता देते हुए चल, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। अब होली पे आ जाएं। जो लोग 2 तारीख को कह रहे हैं पूर्णिमा प्रदोष काल, पूर्णिमा का प्रदोष काल मान्य कैसे होगा भैया, जब 2 तारीख को पूर्णिमा तिथि ही नहीं है। उदया तिथि में चतुर्दशी तिथि है, और शाम 5:56 पर पूर्णिमा लग रही है। 2 मार्च को शाम 5:56 पर संध्या बेला में, यानी कि उसके बाद फिर ये होलिका दहन का मुहूर्त शुरू होगा क्या? अब मुहूर्त पे तो अभी बाद में आ जाएगा, पहले तिथि आप मान लीजिए। 2 तारीख को 5:56 पे पूर्णिमा लग रही है। पहली चीज, जो लोग बार बार पूर्णिमा पूर्णिमा चिल्ला रहे हैं, शास्त्र जिस शास्त्र की प्रामाणिकता दे रहे हैं, वह शास्त्र कहता है कि 2 तारीख को पूर्णिमा तिथि मान्य ही नहीं है। यानी हम पूर्णिमा की गणना करेंगे ही नहीं। अब क्यों नहीं करेंगे? आज के समय में सॉफ्टवेयर मिल गया है, तो हम देख ले रहे हैं कितने बजे खत्म हो रही है पूर्णिमा, कितने बजे लग रही है, तो हम तुरंत कह देते हैं जी शाम को लग गई तो पूर्णिमा मान लेंगे। कैसे मान लेंगे? शास्त्र का आधार है उदया तिथि होना चाहिए। उदया तिथि अगर नहीं है तो वह पूर्णिमा मान्य नहीं होगी। संध्या बेला में लग रही तिथि को तिथि मान्य नहीं किया जाता है। शास्त्र इसका बिल्कुल खंडन करता है। पहली चीज यह समाप्त हो गई। यानी 2 तारीख को पूर्णिमा है नहीं। ठीक है। तो 2 तारीख को कैसे आप करेंगे दहन, होलिका दहन, जबकि होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा को होनी चाहिए। तिथि मान्य नहीं है, पूर्णिमा मान्य नहीं है, तो दहन कैसे मान्य है?
अगले दिन सूर्योदय के बाद आधार ही, बिल्कुल। अब तिथि किस दिन मान्य है? शास्त्र की मान्य, जिसको लोग शास्त्र साचिल। और मैं तो एक चैनल पे पूछ लिया, 3-4 लोग थे, मैंने पूछा तिथि की गणना बता दीजिए, गणना पे कोई नहीं बोला। दारुण रात्रि है, ये रात्रि है, वो रात्रि है, 100 प्रमाण देने लगे। सॉफ्टवेयर जो है तिथियों का और जो पंचांग है, मतलब जी। जो पंचांग का सॉफ्टवेयर है, या जो असल में जो हाथ में पंचांग रखते जी। हैं आप, तो जैसे बताया कि बिना पंचांग के ही सारी चीजें हाँ। आप बताते हैं, तो क्या उनमें भी फर्क आ जाता है, अंतर आ जाता है? एकदम आएगा। अब यहां अंतर आता है, पंचांग में तिथि की गणना उदया तिथि से होती है, लेकिन जब हम शास्त्र व्याकरण नहीं पढ़े रहेंगे और उन शास्त्रों को नहीं पढ़े रहेंगे, सब पुस्तक खोल करके श्लोक याद कर लेने से वो श्लोक किस परिस्थिति में कहा गया है, भाई आप तो जानते हैं कि ऐसे ही एक भ्रम देकर के अश्वत्थामा के मृत्यु का जो है एक वीर पुरुष को जो है पराजित किया गया। तो ऐसे ही सिर्फ अगर श्लोक पढ़ लेंगे और उनको बार बार जो है कह करके कथावाचक के रूप में एक जो है श्लोक याद करने के रूप में आप आ गए रट्टू विद्या लेकर के, तो आप प्रामाणिकता नहीं दे रहे हैं, आप शास्त्र की हानि कर रहे हैं। पंचांग कहता है कि उदया तिथि ही तिथि मान्य है पूरे दिन। अब जब हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं, दिख गया 5:56 पे लग रही पूर्णिमा, हम चिल्लाना शुरू करते हैं, वो अपनी स्वेच्छा है, तिथि मान्य नहीं है, शास्त्र संबत और रविंद्र जी है ही नहीं। ठीक है। तो ऐसी अवस्था में हम 3 तारीख को क्या मिल रही है? पूर्णिमा सूर्योदय लग्न से मिल रही है और शाम 5 बजे तक मिल रही है। अब सोचिए 3 मार्च को। अब लेकिन क्योंकि होलिका दहन अब प्रातः काल नहीं होगा, या दिन में नहीं होगा, या संध्या बेला में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्रहण लग रहा है और ग्रहण का सूतक लगभग 6:21 से प्रातः काल में शुरू हो जाएगा, यानी तिथि जैसे सूर्योदय हुआ, तिथि लगी और ग्रहण भी शुरू हो गया। दूसरी चीज कि ग्रहण जब समाप्त होगा, अब क्योंकि नियम शास्त्र के अनुसार 3 तारीख को पूर्णिमा पूरे दिन पूरी रात व्याप्त है, यानी मानी जाएगी। अब 3 तारीख को जैसे ग्रहण समाप्त हो, ग्रहण के बाद गंगा जल का छिड़काव करके स्वयं भी स्नान करिए, महिलाएं स्त्रियां जाकर के होलिका पूजन करें और होलिका दहन हो। अब पहला तो आ गया शास्त्रीय प्रमाण, जिसको लोग शास्त्र कह करके भ्रम फैला रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, हमारे दर्शक जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, जो शास्त्रीय प्रामाणिकता को ध्यान देते होंगे, वह जानते तिथि होती क्या है। अब आते हैं इसका वैज्ञानिक प्रमाण। वैज्ञानिक प्रमाण में या ज्योतिषी गणना में, जैसे ज्योतिष का एक गणित है और एक फलित हिस्सा है। गणित में कहा गया है सूर्य चंद्रमा के बीच जब 0 से 12 अंश तक की दूरी तय की जाती है तो एक दिन कंप्लीट होता है, यानी एक तिथि कंप्लीट होती है। अच्छा, ये तो आधार आ गया। अब इसको तो सामान्य लोग गणना नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र, सनातन आध्यात्मिक विज्ञान, हर कोई कहता है कि ग्रहण किस दिन घटित होगा भैया, चंद्र ग्रहण, तो सब कहेंगे तुरंत पूर्णमासी को, और किसी दिन तो चतुर्दशी को तो ग्रहण लगता नहीं है, क्योंकि वह 180 अंश डिग्री जो है कंप्लीट, यानी मास अंत जो है पूर्णिमा के साथ ही मासांत हो जाता है और नया अंश मास शुरू हो जाता है। तो वह जो दूरी है, अब इसको वैज्ञानिक प्रामाणिकता कैसे मिली कि 3 को ही पूर्णिमा है? निराधार हैं आप 2 को पूर्णिमा कहने वाले। विज्ञान कहता है कि पूर्णमासी के दिन, यानी उस विशेष अंश पर जब पृथ्वी मध्य में आएगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा। तो प्रमाणित हो गया चंद्र ग्रहण किस दिन लग रहा है, किस डेट में लग रहा है? 3 मार्च को लग रहा है। 3 मार्च को लग रहा है। ये वैज्ञानिक आधार भी है। तो शास्त्रीय आध्यात्मिक, अब यहां पे अध्यात्म की एक और मैं बात दे देता हूं आपको, क्योंकि हमारे सनातन शास्त्र में ज्योतिषीय, शास्त्रीय, आध्यात्मिक 3 प्रकार के प्रमाण लिए जाते हैं। 3 प्रकार से जो है हम किसी का जो है आधार देते हैं या उसको मान्यता देते हैं। अब आध्यात्मिक पहलू क्या कहता है, क्यों 2 तारीख को नहीं करना चाहिए? 1% विषम परिस्थितियों में मैं भी कहता हूं पुष्यकाल में कर लीजिए, लेकिन आध्यात्मिक कारण कैसे मुझे रोक रहा है वो भी रविंद्र जी वैल्यू रखता है 2 तारीख को ग्रहण करने से। 3 तारीख को 6 बजे से ही 6:21 से, जैसा मैंने कहा कि ग्रहण का जो है वह स्पर्श हो जाएगा, यानी कि जो है सूतक जो है मान्य हो जाएगा। सूतक स्पर्श होते ही सारी चीजें अपवित्र हो जाती हैं, मंदिर बंद हो जाएंगे, कपाट बंद हो जाएंगे, जो है भौतिक यानी स्पर्श करके पूजन बंद हो जाएगा, मानसिक मंत्र जाप शुरू हो जाएगा और ग्रहण काल समाप्त होगा 6:47 लगभग और 6:50 शाम को। होलिका दहन 2 तारीख को रात में कर दिया आपने। पहली धुलेंडी किस चीज से की जाती है? होलिका के राख से।
सबसे पवित्र उसी को माना जाता है। आपको भी याद होगा कि जब होलिका की राख ठंडी होती थी तो पहली राख वही तिलक करके बड़ों को, बुजुर्गों को आशीर्वाद लिया जाता था और होली खेलनी शुरू की जाती थी। अब आध्यात्मिक पहलू में ग्रहण स्पर्श की हुई राख, सूतक काल से स्पर्श अपवित्र राख छोड़ करके, आप जला करके छोड़ करके ग्रहण काल में उस राख को छोड़ करके स्पर्श करके उसी से होली खेलेंगे दूषित राख से, प्रामाणिकता ही नहीं है, आध्यात्मिक गवाही इसकी नहीं देती है। तो कुल मिलाकर के चाहे वह शास्त्र की बात कर लीजिए, शास्त्र हम कह तो लेते हैं, लेकिन शास्त्र है क्या या शास्त्र की मान्यता क्या है? मैं कहता हूं कोई भी हमारा दर्शक हो, किसी भी ब्राह्मण से ये ना पूछे कि पूर्णिमा किस दिन है, जाकर के पूछे कि तिथि की गणना कैसे होती है गुरुजी, तिथि मान्य किसको कहते हैं, वह ब्राह्मण, वह विद्वत व्यक्ति जो है वह प्रामाणिकता दे देगा। राकेश चतुर्वेदी या किसी की प्रामाणिकता की जरूरत नहीं। और आपको यह भी बता दूं रविंद्र जी, आज हम मोबाइल या तरह तरह के पंचांग लेके घूम रहे हैं। मैंने तो एक एक ऐसे विद्वत लोगों को देखा है जो पंचांग नहीं खोलते हैं और 50 वर्ष आगे तक की तिथियां बता देते हैं गणना के आधार पर। व्याकरण यही काम आता है, गणित यही काम आता है। आपकी गणना, पंचांग एक आधार है, पंचांग एक आइडिया के लिए रखा गया है, लेकिन उसके बाद गणना करना जरूरी है, क्योंकि पंचांग भी हमारे आपके जैसे ही किसी व्यक्ति ने लिखा है और किन परिस्थितियों में लिखा है, उस समय वह क्या सोच रहा था, वह उसकी व्यक्तिगत विचार था। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में ग्रहीय संयोजन क्या है, ग्रहीय स्थितियां क्या हैं, खगोलीय स्थितियां क्या हैं, उनकी गणना करके हमें सही जो है जानकारी देनी चाहिए, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंचांग को अगर कोई दो आचार्य अपने तरीके से उसकी गणना करते हैं तो उन दोनों की गणना में फर्क आ सकता है, और हो सकता है कि एक गलत हो, क्षमा के साथ, और एक सही हो। गणना करनी भी पंचांग की बहुत एक बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। और इसीलिए कहते हैं, आपने रविंद्र जी सुना होगा बचपन में कि पंचांग तो सबके हाथ में होता है, लेकिन हर कोई पंचांग खोलना नहीं चाहता, हर कोई पंचांग अध्ययन करना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी गणना नहीं लिखा है वो अलग बात है। भाई सूत्र कहीं से उठा करके एक श्लोक लिख दिया गया, उस समय उस लिखने वाले के या वो जो टीम थी या जिसने उसकी गणना की उसके मस्तिष्क में क्या था वो नहीं। लेकिन आप जब उसी निर्णय सिंधु, उसी जो पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो वो किन परिस्थितियों में कहा गया कि भद्रा के पुक्ष काल में हो, जब कहा गया हो, सूत्र कहता है कि जब अगले दिन तिथि क्षय हो रही हो, अगले दिन प्रातःकाल तिथि ना मिल रही हो, पूर्णिमा मिल ही ना रही हो। और इसका एक और शास्त्रीय प्रमाण है, आपको बताऊं रविंद्र जी, किसी से भी पूछ लीजिए पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा का दान, पूर्णिमा का स्नान किस दिन मान्य है? 3 तारीख को ही मान्य है, 2 को मान्य नहीं होगा, क्योंकि 2 को चतुर्दशी तिथि उदया काल में रहेगी और संध्या बेला तक रहने वाली है। तो नियम शास्त्र, जिसको हम बार बार शास्त्र कह रहे हैं, उसके मुख्य सूत्र को पढ़ने की जरूरत है। बीच में से अगर कॉपी पेस्ट करके, यानी सीधा 5वीं के बाद 12वीं का एग्जाम देंगे तो हो सकता है कॉपी करके, नकल करके आप पास हो जाएं, लेकिन जब सूत्र की गणना करने की बात आएगी तो आप ऐसे दोनों हाथ उठा देंगे और मुंह देखेंगे दूसरे का, सामने वाले का। तो कुल मिलाकर 3 मार्च को जब ग्रहण की अवधि खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, एक बार मैं चाहूँगा कि इस जानकारी को हम आगे अपने व्यूअर्स को थोड़ा शॉर्ट में भी बताएंगे। अब ज़रा बता दीजिए कि होलिका दहन की तारीख क्या रहेगी और होलिका दहन की अवधि क्या रहेगी, किस समय अवधि में होलिका दहन किया जाए? बिल्कुल, शास्त्र और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रामाणिकता के साथ जो है 3 तारीख को जैसे ही ग्रहण काल का स्पर्श समाप्त होगा, और ग्रहण काल के स्पर्श से समाप्त होते ही जो है लगभग 6:47, और अगर पश्चिमी क्षेत्रों में जाएंगे तो 5 मिनट 10 मिनट आगे आप कर लीजिए, यानी मैक्सिमम मैं कहता हूं कि 6:55 या 7 बजे तक मैक्सिमम जो है अपने अपने क्षेत्रों में स्नान करके, शुद्धि करके और फिर होलिका पूजन करके और आप जो है होलिका दहन करें। कोई मस्तिष्क में भ्रम किसी भी प्रकार का मत पाले। होलिका दहन की बात हुई तो फिर उस हिसाब से धुलेंडी की बात करें, रंगों की होली की बात करें तो 4 मार्च को रहेगी। लोगों को इस बार ये कन्फ्यूज़न भी हो रही है कि भाई 2 मार्च को अगर होलिका दहन कर दें तो ऐसा तो पहली बार ही देखने को मिल रहा है अपने जीवन काल में कि एक दिन का गैप और फिर अगले दिन 4 तारीख को रंग वाली होली। ये भी कन्फ्यूज़न आपने एक तरह से कहें कि दूर करने की कोशिश की कि भाई 3 तारीख को होलिका दहन और फिर उसके बाद अगले दिन रंगों की होली। इस रंगों की होली के लेके भी कुछ शुभ तिथि या कुछ कार्य रहता है तो ध्यान रखना चाहिए? आप बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है इससे उत्तम प्रश्न कुछ होगा ही नहीं, और पिछले जो हमने इतनी चर्चाएं की उसको प्रामाणिकता भी ये दे देगा।
कुछ लोगों को हमने सुना, आपने भी सुना होगा क्योंकि आप तो मीडिया क्षेत्र से ही हैं और शोध करते रहते हैं और आपके स्वभाव के बारे में मैं जानता हूं। हमारी जो तिथि है पूर्णिमा, जब फाल्गुन पूर्णिमा को हम होलिका दहन करते हैं, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 को जला करके 3 को खेल लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं 3 को खेली नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि ग्रहण है, जबकि यहां भी वो शास्त्रीय प्रमाण नहीं दे रहे हैं। ग्रहण से होली खेलने से कोई औचित्य नहीं है। पहली बात है, अगर 2 को मान्य होती पूर्णिमा तो 3 को हम होली खेलते, चाहे ग्रहण होता, चाहे ओलावृष्टि होती, चाहे कुछ भी होता। शास्त्र प्रमाण देता है इसका रविंद्र जी। 8 दिनों तक ऋणात्मक ऊर्जा रहती है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, होलाष्टक रहता है। ग्रहण के बाद जो ये पूर्णिमा है, जो होलाष्टक लगता है, होली का होलाष्टक जो है ये 8 दिनों का रहता है और इस बीच नकारात्मक ऊर्जा रहती है, प्रकृति की नकारात्मक ऊर्जा रहती है, ऋणात्मक ऊर्जा रहती है। कैसे, इसको शॉर्ट में मैं बता देता हूं, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। शैव परंपरा, वैष्णवी परंपरा दोनों के लिए नकारात्मक है। शास्त्र संबद्ध होकर के आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी बीच जो है 8 दिनों तक भक्त प्रहलाद को प्रताड़ना दी गई और लगातार भगवान विष्णु जो है एक पीड़ा में रहे, लगातार उन्होंने उस पीड़ा को बर्दाश्त किया जो पीड़ाएं भक्त प्रहलाद को दी गई। तो ऐसी अवस्था में इसीलिए कहा गया कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है, विष्णुदेव पीड़ित रहते हैं। दूसरी जो मान्यता है वह शैव प्रथा के लिए भी है, यानी शिव के लोगों के लिए भी है, शिव को मानने वाले लोगों के लिए भी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि सती के शरीर को जलते हुए लेकर के काशी में तांडव किया था और आज उसी की प्रामाणिकता मिलती है कि वहां जो है भस्म की, चिता भस्म की होली खेली जाती है, भस्म मसाने की होली जिसको हम कहते हैं। और वो इसलिए खेली जाती है, लोग शिव और शक्ति यानी प्रकृति की शक्ति को अपने से मिलन का आभास कराते हैं। वो उनका आभास है कि इस मिट्टी में, इस राख में मेरे शिव और सती दोनों की सामूहिक ऊर्जा है। तो ये जो 8 दिन है वह नकारात्मक ऋणात्मक ऊर्जा है और इसी बीच जो है मास अंत हो रहा होता है। और आप देखिए यह मास अंत ऐसे ही नहीं है, एक 9 संवत्सर का आरंभ की कथा यहीं से रची जाती है, यानी एक नई ऊर्जा आरंभ होती है। तो पूर्णिमा तिथि में कभी भी धुलेंडी की ही नहीं जाती है। धुलेंडी हमेशा होती है, नकारात्मक ऊर्जा का दमन करते हैं हम पूर्णिमा में, पूर्णिमा की रात। और प्रतिपदा तिथि पर एक नव आरंभ, एक नव ऊर्जा, नव स्नेह के भाव में हम सृष्टि से उस रंगों से जो है मिलन करते हैं, उस मिट्टी से पहला स्पर्श लेते हैं कि अब नकारात्मकता राख होकर के यह पवित्र भस्म बन चुकी है और इससे हम अपने शरीर में स्पर्श करके एक सकारात्मक जो है सोच के साथ नए संवत्सर की तैयारी शुरू करते हैं इसी दिन से। तो कौन कह रहा है कि ग्रहण की वजह से होली नहीं होगी? होलिका दहन के लिए वंदन है, लेकिन रंगोत्सव अगर प्रतिपदा तिथि पड़ती, होलिका दहन अगर हो चुका होता 2 तारीख को, तो ओलावृष्टि हो रही हो, अग्निवृष्टि हो रही हो, सृष्टि का नियम कहता है, शास्त्र का नियम कहता है कि प्रतिपदा में ही रंगोत्सव यानी धुलेंडी होनी चाहिए। तो भ्रम छोड़ दीजिए, 3 तारीख को सिर्फ पूर्णिमा है और ग्रहण के बाद जलाइए, 6:47 6:50 के बाद स्नान करके पूजन करिए, जलाइए। और 4 के सूर्योदय के साथ ही जैसे ही 9 लालिमा निकले और वह राख स्पर्श करके प्रणाम करके अपने इष्टों को जो है रंग देकर गुलाल चढ़ा करके भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को, भगवान शिव को और आनंद से 9 संवत्सर की तैयारी का आरंभ कीजिए।